प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में आप सभी का फिर से हम मेरे सेशन यहाँ लेकर आए हुए हैं 15 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे सेशन यहाँ सभी क्वेश्चन मेरे सेशन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और मेरे सेशन है आपकी बोर्ड एग्जाम में इसमें से मेरे सेशन यहाँ हूबहू मेरे सेशन है बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आज का ये जो क्लास होगा आप सभी का मेरे प्यारे सेशन है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मेरे सेशन आप लोग क्लास में फटाफट जुड़ जाइए। और जितने भी मेरे सेशन है इस क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी से मेरे सेशन है एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग मेरे सेशन अपने सभी दोस्तों में जो है ना एक बार जमकर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस क्लास में जुड़ेंगे। मेरे सेशन है इस क्लास को आप शुरू से लेके अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे सेशन इसमें तो आपको वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे, साथ ही मेरे सेशन हम आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बताने वाले हैं जो कि सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना पूछे जाएंगे, और वो सभी क्वेश्चन मेरे सेशन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो मेरे सेशन में आप लोग जो है ना क्लास को ज्यादा से ज्यादा बाबू एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन जो है ना क्लास में जुड़ जाएंगे। और शुरू से लेके अंतिम तक क्लास को देखिएगा। लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होता है, 10-12 क्वेश्चन रहता है, जिसका मेरे प्यारे से आप लोग आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप कितना सही किए। लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से, उसका आप लोगों को मेरे से क्या करना पड़ेगा, जवाब जो है ना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मेरे से बताना पड़ेगा। तो मेरे सेशन चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, उससे पहले मेरे सेशन हम आपको बता दें कि जो भी मेरे सेशन है अभी तक जो है ना यह क्रैश कोर्स में अभी नहीं जुड़े हैं बाबू, इसमें आप जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे सेशन है अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, अगर मेरे प्यारे सेशन अगर चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम बहुत अच्छा स्कोर करें, अगर मेरे सेशन आप पहले से मेरे सेशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं रैंकर्स बैच में, अगर मेरे सेशन क्रैश कोर्स में आप जुड़कर पढ़ते हैं मेरे सेशन, तो मेरे प्यारे सेशन किसी में हिम्मत नहीं है मेरे सेशन को आपको बिहार टॉपर बनने से वो रोक दे। मेरे सेशन आपको बता दें कि इसमें आपको जो है डेली लाइव क्लास मिलेगा। 15 अक्टूबर से ये क्लास आपका शुरू हो जाएगा इस आपको एप्लीकेशन पर, और ये मेरे सेशन आपकी इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। इसमें लाइव क्लास मिलेगा आपका डेली, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, उसका आपको डाउट सेशन लेंगे यानी डाउट क्लास लेंगे। गेस्ट क्वेश्चन में मेरे सेशन है आपको जो है ना खजाना के अंदर बहुत कुछ है जो कि आपको ऑलरेडी हम इस बैच में जो है ना मेरे सेशन मतलब क्रैश कोर्स लॉन्च किए थे, आप सभी को बताए थे। बहुत कुछ मिलेगा मेरे सेशन, साथ ही आपको स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक का फुल सॉल्यूशन होगा, वो भी मेरे सेशन 2011 से लेकर 2023 तक एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही आपको जो है ना मॉडल पेपर मेरे सेशन मिलेगा, और जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है ना आपका जारी किया तो उसका तो सोल्यूशन करेंगे। साथ ही आप अपने तरफ से जो है ना 10 मॉडल सेट आप सभी को मेरे सेशन क्या करेंगे जी, हम प्रोवाइड करेंगे, आपको देंगे, जो कि मेरे सेशन आपकी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आइडियाज लगेगा, अंदाजा लगेगा, और उससे भी बहुत ही ज्यादा मेरे सेशन क्वेश्चंस आपके मैट्रिक एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। साथ ही इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगा, यानी चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसका टेस्ट आप सभी का होगा एप्लीकेशन पर, और उसका अनाउंसमेंट होगा मेरे सेशन आपका रिजल्ट कहां पे, ये आपके मेरे सेशन प्लेटफॉर्म पर, आपके प्यारा सा प्लेटफॉर्म चंपारण टॉपर एकेडमी पर। तो चलिए मेरे सेशन आप लोग क्लास को शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरे सेशन आप बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, और गर्दा मचाने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। मेरे सेशन में हमेशा मुस्कुराते रहना, और मेरे सेशन जीतोड़ मेहनत करना, मेरे सेशन आपको मेरे सेशन कामयाबी मिलेगी, मेरे सेशन आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी मेरे सेशन। तो आइए मेरे शेर हम जो है ना बताने वाले हैं बाबू आपको क्या मेरे सेशन आज बताएंगे। फिर बाबू आपका वीवीआई आपका सोच यहाँ पर जो ना साइंस का बाबू क्या बताएंगे मेरे सेशन, हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले, और ये ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आप लोग मेरे सेशन ये वीवीआई इसको आपको देखना पड़ेगा। परीक्षा में भाई ये छपने वाला सभी क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे सेशन आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अब जो है ना कुछ दिनों के बाद जो है ना तैयार होगा, और उसमें से मेरे सेशन बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि मेरे सेशन इसमें से रहेगा तो रहेगा मेरे सेशन। तो आइए मेरे सेशन देखिए, ये तो आप पहले से पढ़े हुए, लेकिन मेरे सेशन एक आध ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि रिपीट होंगे, बट मेरे सेशन ये मत समझिए केवल ऐसा ही, मेरे सेशन बहुत ऐसे क्वेश्चन जो कि मेरे सेशन अभी आप नहीं पढ़े होंगे। तो आइए मेरे शेर हम आपका पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम है, और सचित्र आपको क्या करना है जी, वर्णन करना है। कितना नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में, कभी कभी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए मेरे शेर हम इसको देखते हैं। आपको बताए थे मेरे सेशन यहाँ कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, क्या करती है मेरे सेशन यहाँ, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और फिर फिर जो है ना आपकी वो अपने ही माध्यम में लौट जाती है ना, तो मेरे सेशन उस हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रकाश के परिवर्तन बोलते हैं। तो आइए मेरे शेर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकाश स्रोत से, आप कहेगा सर प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उस हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो भाई क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत होगा, लेकिन कैसा आपका प्रकाश स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। अब
लोग डिबिया आप लोग नाम सुने होंगे, दिया जिसको मेरे से ललटेन आप यहाँ पे ललटेन अलग होता है, डिबिया अलग होता है, तो उससे भी प्रकाश निकलता है, वो भी क्या मेरे से मानव निर्मित का प्रकाश शुरू होता है। समझ ना, आपको पढ़ाएंगे तो और मेरे क्षेत्र ने आपको क्रैश कोर्स में फिर दोबारा आपको बता देंगे, बाकी ये ऑलरेडी आपको जो है ना बैच में पढ़ाए हुए, तो आप ध्यान दीजिए। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो है ना किसी सतह से, मेरे स्टेशन यहाँ किसी सतह से जो है ना किसी सतह से, ये क्या होता है मेरे शेर, ये आपका समतल सतह होता है। इसको मेरे स्टेशन हम लोग रंजित कर देते हैं, समतल दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे स्टेशन यहाँ, समतल दर्पण। तो वही मेरे शेर आप ध्यान दीजिएगा कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने पर जो है ना अपने ही माध्यम में, क्या मेरे स्टेशन अपने ही माध्यम में जो है ना जिस नियम का पालन करते हुए लौट जाती है, तो उस नियम को ही मेरे प्यारे स्टेशन क्या बोलते हैं जी, प्रकाश के परिवर्तन का नियम बोलते हैं। मेरे स्टेशन इसमें जो है ना आपका माध्यम नहीं बदलता है जी, प्रकाश के परिवर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में मेरे स्टेशन माध्यम जो है ना आपका बदल जाता है, चेंज होता है, इसमें माध्यम नहीं बदलता। इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बाबू, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद जो है ना, जिस नियम का टकराने के बाद जो है ना, यानी इसमें टकराएगी और प्रकाश की किरण जो है ना अपने ही माध्यम में जिस नियम का पालन करते हुए लौट जाए वापस ना, उसी को मेरे ने क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश के परिवर्तन के नियम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर जो है ना आपतित किरण आई, यह सतह से टकराई भाई, और ये क्या हो गई, परिवर्तित हो गए, तो इसी को मेरे स्टेशन हम लोग क्या बोलते हैं जी, आपतित किरण। क्या है जी, आपका आपतित किरण है, और जो सतह से टकरा कर जाएगी उसको हम लोग मेरे स्टेशन क्या बोलेंगे, परिवर्तित किरण। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग आई बोलते हैं, यानी आपतन कोण। और ये आपका अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है मेरे स्टेशन उसको हम लोग परिवर्तन कोण बोलते हैं, यानी मेरे स्टेशन आर, यहाँ से ये आर से जो है इसको सूचित किया जाता है। तो सिंपल बात है, इसको आप याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित जो है मेरे स्टेशन कितने नियम होते हैं जी, 2 नियम। ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो मेरे शेष ने याद रखिएगा प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। अब पहला नियम आपका क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरे स्टेशन आपतित किरण, यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे स्टेशन समझिएगा, अच्छा कर पाइएगा। आपतित किरण ये जो देख रहे हैं ना, क्या है जी मेरे स्टेशन जो ना आपतित किरण, आपतित किरण, उसके बाद जो है ना आपका परिवर्तित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर मेरे स्टेशन तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है ना, तीनों मेरे स्टेशन क्या होता है जी, कि समतल तल में होता है। और दूसरा नियम क्या है जी, आपतन कोण जो होता है परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई जो होता है, कोण मेरे स्टेशन आर के बराबर होता है। तो वहीं आपका मेरे स्टेशन यहाँ पे लिखा गया है दूसरा नियम, ध्यान दीजिए कि दूसरा नियम यहाँ पे लिख दीजिएगा, लिखिएगा आपतन कोण आई जो है ना परिवर्तन कोण आर के बराबर होता है। अगर आई का मान, अगर मेरे क्षेत्र में आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आई का मान 0 रहेगा तो आर क्या होगा, आप मेरे क्षेत्र में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप एक बात याद रखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम जो होता है भाई, आपतन कोण जो होता है परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई का मान 0 है तो आर का मान क्या होगा, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे क्षेत्र में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल है जी, मेरे क्षेत्र में समझ लीजिए कि यह लॉलीपॉप नहीं, आपका समझ ललन टॉप है, आसान है जी, कौन नहीं बता सकता है। चलिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग के लिखिए, यानी अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना बाबू कहां कहां पे किया जाता है, ये आप सभी को बता रहा है। मेरे स्टेशन ये जो क्लास आप देख रहे हैं ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे स्टेशन इसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो मेरे स्टेशन ने आप लोगों को मेरे स्टेशन ने अपने अंदर जो है ना मेरे स्टेशन जो जुनून तो लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेरे स्टेशन एक बार क्या कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए जमकर मेरे स्टेशन, और लाइक नहीं किया मेरे स्टेशन क्लास को तो एक बार फटाफट आप सभी मेरे स्टेशन लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे स्टेशन इसको बनाने के मेरे स्टेशन जो है इस क्लास को मेरे स्टेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है मेरे स्टेशन रिसर्च करना पड़ता है। ये नहीं कि कुछ मेरे स्टेशन आपको लाकर पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं। मेरे स्टेशन आप खुद यहाँ पे जो है ये आप जो है ना ये आप जांच कर सकते हैं, कि अवलोकन कर सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, ये खुद आपको पता चल रहा होगा। तो शेयर कर दीजिए मेरे स्टेशन भाई। लिखिएगा इस तरह क्वेश्चन पूछा गया जिसके उपयोग के बारे में, तो उसको लिखिएगा। आपके अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पूछा गया, मतलब इसका क्या उपयोग है, तो आप लिखिएगा अवतल दर्पण के निम्नलिखित क्या है मेरे स्टेशन उपयोग है। पहला इसका उपयोग भाई दाढ़ी बनाने में, अर्थात हजामती दर्पण के रूप में। जो मेरे स्टेशन देखते हैं ये जो हजाम भाई होते हैं लोग, वो दाढ़ी बनाने के लिए मेरे स्टेशन जो है ना दर्पण का तो इस्तेमाल करते हैं, नहीं शीशा का। तो कौन सा दर्पण होता है जी, आपका मेरे स्टेशन अवतल दर्पण होता है। अभी नहीं कि गांव मोहल्ला में जो दाढ़ी बनाएगा ऐसा ऐनकवा लेगा वो आपका अवतल दर्पण, ऐसा नहीं। बड़ा बड़ा जो होता है सैलून होता है ना, उसमें दाढ़ी बनाने के लिए जो है ना मेरे स्टेशन किसका इस्तेमाल होता है जी, अवतल दर्पण का। समझे ना, याद रखिएगा। रोगियों के नाक, कान, दांत को देखने में जो है ना डॉक्टर जो होते हैं ना वो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। यानी जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं मेरे स्टेशन रोगियों के नाक, कान और दांत को देखने के लिए मेरे स्टेशन किसका इस्तेमाल करेंगे जी, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद सोलर कुकर में जो है ना मेरे स्टेशन क्या है जी, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो है प्रकाश की किरण को जो है संचित करके जो है ना भोजन पकाया जाता है सोलर कुकर के माध्यम से। गाड़ियों के अग्रिदीप, गाड़ी के अग्रिदीप यानी गाड़ियों के जो है ना हेडलाइट में मेरे स्टेशन जो है ना
अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। और सर्च लाइट में मेरे स्टेशन है किसका इस्तेमाल होता है जी, अवतल दर्पण का। बहुत मेरे स्टेशन है जो है इसमें कॉन्फ्यूज होते हैं, सर्च लाइट में उत्तल दर्पण नहीं मेरे शेर, याद रखिएगा सर्च लाइट में भी पूछा जाएगा तो आपका अवतल दर्पण ही होगा। साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण होगा, और जो गली होता है मेरे स्टेशन उसमें स्ट्रीट लाइट जो लगाया जाता है ना, वहां पे आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। बाकी मेरे स्टेशन याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बना अर्थात हजामती दर्पण के रूप में होता है। रोगियों के नाक कान दांत को देखने में जो है डॉक्टर अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है। गाड़ियों की अग्निदीप, अग्निदीप मतलब हेडलाइट में जो है ना मेरे स्टेशन अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। एक बार क्लास को मेरे स्टेशन आप लोग जमकर शेयर कर दीजिए। एक न्यूमेरिकल आ गया जी, आसान है, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और उस लेंस की नहीं जी, उस दर्पण की होना चाहिए, क्योंकि भाई लेंस यहाँ पे नहीं, आपका जो है ना उस उत्तल दर्पण की, यहाँ पे दर्पण होना चाहिए, कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है ना 16 cm है। तो बाबू आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे ही बनाइएगा, आप लिखिएगा दिया गया है, क्या लिखिएगा मेरे स्टेशन जो है ना दिया गया है, आसान भी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा भी गया आपके एग्जाम में। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आर जो है ना आपका कितना है जी, आपका 16 cm। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों जो है प्लस में होता है, तो प्लस लिखेंगे। हम लोगों को निकालना है एफ, एफ इज इक्वल टू आपका वाट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अब एफ हमको पता नहीं। ए बराबर एक फॉर्मूला बताए थे मेरे साथ, एफ बराबर r/2 एक फॉर्मूला बताए थे मेरे साथ। आपको सीध भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्जाम में 5 नंबर में सीध करने के लिए। आपको 5 नंबर जब सीरीज स्टार्ट करेंगे ना तो सब में हम करा देंगे, परेशान मत होइएगा। प्लस बाबू यहाँ पे आपका 16 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और नीचे 2 और 2 से भाग कीजिएगा 8 मर्त में कट जाएगा, यानी प्लस आपका 8 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या मेरे स्टेशन, इसकी फोकस दूरी किसकी मेरे स्टेशन, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी। तो क्लास को मेरे स्टेशन एक बार जमकर शेयर कर दीजिए, और सभी मेरे प्यारे से यहाँ पर प्लस 8 सेंटीमीटर, प्लस 8 सेंटीमीटर और आज, जो कि बहुत ही ऐसा बात है मेरे स्टेशन। इसी तरह आप सभी का मेरे स्टेशन परफॉर्मेंस बना रहना चाहिए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की जो है ना विशेषता को लिखिए। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की गुण को लिखिए। तो मेरे सेशन आप यहाँ पे लिखिएगा इस तरह उत्तर में कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की जो है ना निम्नलिखित जो है ना विशेषता। आपको बताए थे मेरे सेशन कि समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, समझना बताए थे। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखिएगा समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की विशेषता जो है भाई आपका निम्नलिखित विशेषता है। पहला नंबर लिख दीजिएगा, समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी को ही मेरे समझना है हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक। इंग्लिश में इसको बोलता है वेरिएबल, समझे ना। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद दूसरा नंबर लिख दीजिएगा, समतल दर्पण में बाना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी, सीधा। और आपको बताइए किए थे जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वही हमेशा क्या होता है, सीधा। तो भाई समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा ना प्रतिबिंब बनेगा, तो सीधा होता है जी। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी समतल दर्पण में बराबर आपका जो है ना प्रतिबिंब बनता है। 2 फीट का अगर वस्तु रहेगा ना तो उसका इमेज जो बनेगा ना, उसका जो मेरे स्टेशन है प्रतिबिंब बनेगा ना वो 2 फीट का ही बनेगा। अगर एक आदमी अगर 1 फीट का है ना तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा समतल दर्पण में ना वो 1 फीट का बनेगा। अगर 2 सेंटीमीटर का रहेगा ना तो 2 सेंटीमीटर का बनेगा। यानी समतल दर्पण मेरे स्टेशन जो है ना क्या होता है जी, प्रतिबिंब जो है ना मेरे स्टेशन क्या होता है जी, आपके वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे बनता है। भाई हम आपको बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो दर्पण के कहां बनता है जी, पीछे। और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो दर्पण के कहां बनता है जी, आगे बनता है, बताइए किए थे। तो भाई याद रखिएगा समतल पर हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है ना पार्श्विक रूप से क्या होता है जी, आपका उल्टा होता है। क्या होता है मेरे स्टेशन, पार्श्विक रूप से मेरे स्टेशन क्या होता है जी, आपका उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से समझना जी, ऐसे मेरे स्टेशन पूछा जाएगा या फंसाने के लिए आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में बाना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, तो भाई उल्टा होता है। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। इस बात को याद रखिएगा, कॉन्फ्यूज मत होगा। जहां भी कहेगा पार्श्विक रूप से कहेगा सर उल्टा बनता है। मेरे स्टेशन क्लास बहुत ही जबरदस्त सर है मेरे स्टेशन, शेयर तो कर दो। बार मेरे स्टेशन क्लास को लाइक नहीं किया तो मेरे स्टेशन लाइक भी कर दीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्लास है जी। और आगे एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे शेयर, इसमें हमको लगता है कि अधिकतर आप सभी को क्वेश्चन याद होगा, लेकिन बाबू आप देखिए आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको पता ना होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है बाबू कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो है ना अंतर लिखिए। लिखिए बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो है निम्नलिखित अंतर पूछा जाएगा तो आप सभी को ऐसा ही लिखना। जिसके बारे में अंतर पूछा जाएगा आप लिखिएगा यहाँ पे, आपका वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या पूछा गया अंतर, तो आप लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ भाई तो यहाँ पर क्या कीजिए, 2 खंड यहाँ पे अपने कॉपी को बांट दीजिएगा। एक तरफ आप लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे तरफ मेरे स्टेशन लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आइए यहाँ पे हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम लिखना शुरू कर।
यह हमेशा बाबू याद रखिएगा उल्टा बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा क्या होता है मेरे साथ उल्टा ही होता है, यानी उल्टा बनता है। और याद रखिएगा यह हमेशा जो है ना सीधा होता है, मतलब कौन मेरे साथ ये जो आपका मेरे साथ जो होता है ना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है जी, सीधा होता है, यानी सीधा बनता है। यह वास्तविक कटान से बनता है। मेरे साथ आपको बताए थे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है और जो रियल इमेज होता है ना वह किरणों के क्या है जो वास्तविक कटान से बनता है। ये काल्पनिक कटान से बनता है, यानी जो वर्चुअल इमेज होता है ना वो किरणों के काल्पनिक कटान से ही बनता है। इसे पर्दा पर जो है ना उतारा जा सकता है। किसको मेरे स्टेशन याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, लेकिन मेरे स्टेशन इसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। किसको मेरे स्टेशन, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है। आपको बताइए कि वास्तविक प्रतिबिंब मेरे स्टेशन हमेशा दर्पण के सामने बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब मेरे स्टेशन दर्पण के पीछे बनता है। तो वही ध्यान रखिए, दर्पण के सामने बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, यह दर्पण के पीछे बनता है क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब। सिंपल बात है मेरे स्टेशन, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लिख दीजिएगा और 2 नंबर मेरे स्टेशन किसी में दम नहीं वो आपको मेरे स्टेशन देने से रोक दीजिए। तो क्लास को मेरे स्टेशन जमकर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे स्टेशन और दमकर मेरे स्टेशन अपने सभी फ्रेंड्स में जो है शेयर करते रहिए, बीच बीच में मजा आ जाएगा। देखिए मेरे शेयर, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना ये आपका जो है ना आपको हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने पर ध्यान दीजिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, आप सभी को नहीं समझेगा दिक्कत होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया। देखिए अगर ये तीनों एक साथ पूछा जाएगा तो कई नंबर में, 5 नंबर में, लेकिन अलग अलग पूछ दिया जाएगा तो आपका 2-2 नंबर में आ जाएगा। तो अलग अलग पूछेगा भाई तो 6 नंबर हो गया। अगर मेरे स्टेशन आपको कहिएगा ऐसे सर जी फिजिक्स में क्वेश्चन पूछता है ना 6 नंबर का पूछता है तो एक साथ पूछेगा तो वो 6 नंबर मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे स्टेशन आपने सही बोला, अरे ऐसा होता भी है जी। पर निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का जो है ना प्रकार बताइए, यानी किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है और क्यों होता है ये भी बताना है आपको। किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है। सौर भट्टी में किसका उपयोग होता है। और अपने उत्तर के कारण सही जो है पुष्टि की, अगर किया जाता है तो क्यों किया जाता है। जैसे किसी कार के अग्रदीप में जो है ना अवतल दर्पण का इस्तेमाल होगा, केवल अवतल दर्पण लिखने से ना चलने वाला है, इसमें रिसर्च ने आपका अवतल दर्पण का उपयोग होगा तो क्यों होगा। यहाँ पे आपका पार्श्व दृश्य दर्पण में जो है ना आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है तो क्यों होता है मेरे साथ, ये अभी आपको बताना है। ये आप नहीं लिखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। सौर भट्टी में आपका जो है ना अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है तो क्यों होता है ये मेरे स्टेशन आपको बताना पड़ेगा। तो आइए मेरे स्टेशन है बारी बारी से हम पहला नंबर के यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो पहला नंबर का आंसर आप ऐसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे स्टेशन में लिखिएगा पहला नंबर उत्तर लिख दीजिएगा और ये यहाँ पर ए मान लिए जी पहला को हम कहिएगा सर। तो यहाँ पे आप रोमन संख्या में ए लिखे, आप 1 लिखे, यहाँ पे ए मान लिए, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं एक ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिएगा किसी कार का अग्रदीप जो है ना अवतल दर्पण का मेरे स्टेशन जो है ना बना होता है। आपको अभी बताए कि किसी कार के अग्रदीप में जो है ना अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो आप लिखिएगा किसी कार का अग्रदीप जो है ना अवतल दर्पण का क्या होता है जी बना होता है। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट्स में जो है ना प्रकाश का जो है ना शक्तिशाली जो है ना समांतर किरणपुंज मेरे स्टेशन पैरेलल जो है ना किरणपुंज जो है ना प्राप्त करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी मेरे स्टेशन गाड़ियों के हेडलाइट में मेरे स्टेशन समांतर किरणपुंज जो है ना प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर में बाबू था इसमें कि किसी वाहन का पश्चिम दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर में जो है ना उत्तर दर्पण का इस्तेमाल होता है क्यों। तो यहाँ पे दूसरा नंबर में आप इसे बना के लिख लीजिएगा। अगर आप कहिएगा सर नाम बदलेंगे इसको तो ABC कर लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, लिखिएगा उत्तर दर्पण का उपयोग जो है ना समांतर मेरे वाहनों के जो है ना पश्चिम दृश्य दर्पण के जो है ना रूप में जो है ना किया जाता है। ये दर्पण आपके वाहन के जो है ना पश्चिम में लगे रहता है, यानी वाहन के जो है ना पीछे लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर जो है जो चालक होता है ड्राइवर जो है अपने पीछे के वाहनों को जो है देख सकते हैं, जिससे वो सुरक्षित रूप से जो है वाहन जो है ना चला सकते हैं, यानी गाड़ी को अच्छे तरीके से जो है मेरे क्या कर सकते हैं वो ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं। सिंपल बात है, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है जी। उसके बाद तीसरा इसमें क्वेश्चन था बाबू सौर भट्टी में जो है ना अवतल दर्पण का इस्तेमाल होगा तो क्यों होगा आपको बता। तो आप यहाँ पे तीसरा नंबर बना लीजिएगा, बाकी ना तो वहां पे ABC कर लीजिएगा, तो इसको नहीं। देखिएगा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को जो है ना केंद्रित करने के लिए, यानी सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को जो है ना इकट्ठा करने के लिए, केंद्रित करने के लिए मेरे क्षेत्र जो है ना बड़े अवतल दर्पण का जो है ना क्या किया जाता है जी उपयोग किया जाता है। किसका मेरे क्षेत्र अवतल दर्पण का उपयोग है। एक बार मेरे क्षेत्र हम लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जम करते हो मेरे क्षेत्र लाइक नहीं किया मेरे क्षेत्र तो क्लास को एक बार जमकर लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे क्षेत्र जब आप लाइक कीजिए मेरे क्षेत्र और शेयर कीजिएगा तभी तो मजा आएगा हमको, और जब मजा आएगा तो समझिए दुगुने स्पीड से मेरे क्षेत्र आपको जो है ना पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन मेरे क्षेत्र आप सभी के साथ जो है ना लेकर आए हुए हैं और आते रहेंगे हमेशा जब तक आप मेरे से एग्जाम ना दे दें। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे भी है, सब एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है मेरे साथ। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि उष्माक्षेपी अपक्रिया और उष्माशोषी अपक्रिया में क्या अंतर है।
भाई उष्मा क्षेपी अपक्रिया में उष्मा निकलेगा और उष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होगा, उष्मा का शोषण होगा। तो आइए इसी को मेरे से हम लोग बढ़िया तरीका से समझ लेते हैं। आप लिखिएगा इस तरह इसका उत्तर, उष्मा क्षेपी अपक्रिया और उष्मा शोषी अपक्रिया में मेरे से जो है ना निम्न अंतर या निम्नलिखित अंतर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आप उष्मा क्षेपी अपक्रिया लिख करके इसी तरह एग्जाम में लिखिएगा। अरे एग्जामिनर में दम ना है कि आपको मेरे से जो है ना अगर ये 2 नंबर पूछा जाएगा तो 2 नंबर आपको जो है देने से रोक दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतने बढ़िया से आप लिखिएगा। तो क्या कीजिएगा, उष्मा क्षेपी अपक्रिया लिख दीजिएगा, वहां पे हाईलाइट कर दीजिएगा, इस तरह कर दीजिएगा। अब बाबू लिखिएगा वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप यानी रिएक्शन के फलस्वरूप जो है ना जी उष्मा उत्सर्जित होती है यानी उष्मा निकलती है, तो उसे उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। कितना आसान है जी, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप जो है ना उष्मा उत्सर्जित यानी उष्मा निकलती है, उसे उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर देखने में ये जो CaO देख रहे हैं ना, ये क्या है जी, कली चूना है। इसी को मेरे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और जब इसकी अपक्रिया हम लोग जल के साथ यानी पानी के साथ कराते हैं ना तो बन जाता है क्या जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के होल्ट वाइज हम लोग बोलते हैं जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को मेरे हम लोग भाखड़ा चूना बोलते हैं। इसी को मेरे हम लोग क्या बोलते हैं जी, बूझा हुआ चूना बोलते हैं। और क्या बनता है जी, आपका जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करती है तो भाखड़ा चूना बनता है। और आपका देखते हैं ना जी उष्मा, आपका जो उष्मा यानी ताप, आपका ताप निकलता है उष्मा। देखते हैं कि मार्केट से आप चूना लाते हैं जी, उसको पानी में डालते हैं तो बुलबुल 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 क्या होता है जी, देखते हैं कि बुलबुल बुलबुल ऐसा होता है, बुलबुला निकलता है ना, तो उसमें देखिएगा क्या होता है जी, उष्मा उत्सर्जित होता है। तो उष्मा निकलेगा भाई क्या होगा, उष्मा क्षेपी अपक्रिया हो जाएगा। अब बाबू हम लोग यहाँ पे जो है ना अब उष्मा शोषी अपक्रिया के बारे में लिख देंगे आराम से। देखिए यहाँ पे लिखिए, अब लिखिएगा आप उष्मा शोषी अपक्रिया के बारे में आप लिखिए, क्योंकि इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा मेरे सोचना। लिखिएगा तो अभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं लिखेगा तो नहीं मिलेगा, तो लिखना पड़ेगा आपको और आप अच्छे तरीके से समझना भी पड़ेगा। तो लिखिएगा वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप जो है ना जी उष्मा का क्या होता है जी, मेरे अपक्रिया का फलस्वरूप जो है उष्मा का क्या होता है जी, शोषण होता है। यानी उष्मा इसमें जो है ना सोखता है जी, उष्मा सोखता है। उष्मा का क्या होता है जी, शोषण होता है, तो उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे सोचना, उसे जो है ना उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे में आपका नाइट्रोजन जो है ना ऑक्सीजन के साथ कब रिएक्शन करेगा, जब इसको मेरे से उष्मा दीजिएगा, इसको टेम्परेचर दीजिएगा टेम्परेचर, तो आपका क्या बनेगा जी यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO। आप कहिएगा सर NO2 को हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, बाबू ये बनाएगा क्या जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बनाएगा। यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा NO बनाएगा। कहिएगा सर हम लोग पढ़े हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, आपका यहाँ पे उष्मा शोषी अपक्रिया बता रहे, इस क्रम में आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, आपका NO बनेगा। तो यहाँ पे कहिएगा सर यहाँ पे प्लस का चिन्ह जो है ना उष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होता है, तीर के जो है ना मेरे जो है ना क्या जी, आपका मेरे बाएं तरफ जो है ना क्या होता है जी, उष्मा का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह। और इसमें उष्मा क्षेपी में जो है ना तीर के जो है ना दाहिने तरफ होता है। तीर का क्या होगा, दाहिना तरफ हो गया मेरे स्टेशन, और तीर के जो है ना बाएं तरफ। देखिए यहाँ पे तो सिंपल बात है मेरे स्टेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्लास को लोग शेयर करिए। एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आएगा मेरे स्टेशन है, इसको तो 1000% लिख लो, 1000% लिख लो मेरे स्टेशन, आपके एग्जाम में आइए करेगा। क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को जो है ना संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यानी रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण व्हाट इज ए केमिकल बैलेंस रिएक्शन क्या है जी, और इसको मेरे साथ संतुलित करना क्यों आवश्यक है आपको बताना। तो लिखिएगा मेरे शेर, आपको बताइए कि हमारे शेर कि वह रासायनिक क्रिया या रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु भार एटॉमिक मास क्या होता है जी, समान होता है, उसे मेरे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ जो है ना प्रत्येक तत्व मतलब सभी तत्वों के जो है ना परमाणु भार यानी एटॉमिक मास में रेशनिया क्या होती है जी, समान होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण में रेशनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे संज्ञा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब फिर पूछा गया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो लिखिएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार, कहिएगा सर नियमानुसार लिखा गया है, नियम अनुसार लिखिए, चाहे नियम अनुसार बात दोनों एक ही होता है। तो लिखिएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार जो है ना रासायनिक अपक्रिया में जो है ना द्रव्यमान का यानी मास का जो है ना तो मेरे स्टेशन निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, विनाश। इसलिए जो है ना ये जो है ना विनाश, इसलिए रासायनिक विनाश मतलब आपका ना द्रव्यमान का जो निर्माण होगा ना द्रव्यमान नया बनेगा और नहीं उसको मेरे स्टेशन जो है ना आपका उसका विनाश होगा यानी नष्ट होगा। इसलिए मेरे सोचना रासायनिक समीकरण को जो है ना संतुलित करना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम जो है ना ये HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या किया हुआ रिएक्शन किया, बना दिया MgCl2, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, और आपका क्या बनेगा जी हाइड्रोजन गैस। कहिएगा सॉरी काहे दूगो लगाए हैं यहाँ पर, तो मेरे से आपको बता दें कि जब रिएक्शन कराया जाता है ना आपका मैग्नीशियम के HCl के साथ तो आपका MgCl2 बनता है, H2 गैस बनता है। यहाँ पे दो नहीं लगा हुआ रहता, यहाँ पे मैग्नीशियम एगो है, इधर भी मैग्नीशियम एगो, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे कोलिन एगो है, यहाँ पे कोलिन का एगो दूगो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो से गुना कर देते हैं, तो वहीं आपका यहाँ पर दू लगाया गया है संतुलित करने के लिए। दूगो कोलिन यहाँ पे और दूगो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया बैलेंस। यहाँ पे इधर दूगो हाइड्रोजन मतलब आपका अभिकारक में और दूगो प्रतिफल में, दूगो क्लोरीन आपका अभिकारक में, दूगो प्रतिफल में, एगो मैग्नीशियम प्रतिफल में, एगो मैग्नीशियम अभिकारक में। तो ये क्या होगा मेरे सेशन में आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जांपल हो गया। रासायनिक समीकरण आपका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या वो भी बता दिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये भी बता दिए मेरे सेशन। क्लास को मेरे शेयर ने आप लोग शेयर तो कर दीजिए जी, नहीं शेयर कीजिए तो मजा नहीं आएगा, तो शेयर कर दीजिए मेरे सेशन। और लास्ट में याद रखिएगा 12 क्वेश्चन है जो कि मेरे सेशन समझ लीजिए 3-4 क्वेश्चन हो वही भी करेगा जी, तो ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव है जी, डरना नहीं, मस्त मस्त क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है बाबू 9 नंबर कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखिए। देखिए एक दिन क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आएंगे पूरा रासायनिक अपक्रिया के बारे में, जो ना एक डिटेल्स आपका वीडियो मतलब 20 से 15 मिनट का रहेगा वीडियो, उसमें पूरा रासायनिक अपक्रिया के बारे में एक शॉर्ट्स वीडियो में आप समझ लीजिए। अच्छा लेकिन ये ध्यान दीजिए अभी पढ़िए, अभी पढ़ना पड़ेगा। पर कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या उदाहरण के साथ लिखा, आपको बताए थे मेरे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो ना कोई ठोस पदार्थ जो है ना विलयन से पृथक हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, अवक्षेपण। यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का यानी किसी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो लिखा गया है यहाँ पर, देखिए इसका आंसर इस तरह लिखेगा, वह क्रिया जिसमें जो है ना कोई प्रतिफल जो है ना विलयन से जो है ना ठोस के रूप में यानी सॉलिड के रूप में जो है ना पृथक हो जाता है यानी अलग हो जाता है ना, तो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहता है। कहिएगा सर तब ई का लिखे मेरे सर, इसको भी लिखकर आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 2 नंबर में मिल जाएगा। बहुत सारे मेरे सोचने के यदि याद ना होता है जी, वो कहेंगे सर एक और बता दीजिए, इसका दूसरा परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसी अपक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का क्या होता है जी, निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जैसे में आपका NaCl को हम लोग बोलते हैं जी सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम लोग कहते हैं ना उसी का सूत्र है NaCl। और ये AgNO3 AgNO3 ये क्या है जी, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। तो बाबू मेरे ये सोडियम जो है ना आपका आयन का क्या करता है जी, आपका तो इसमें विनिमय हो गया करता है, लेकिन द्वि विस्थापन क्रिया में आपका जो होता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें सोडियम जो है ना आपका NO3 के साथ क्या करेगा जी, कंबाइन होगा, नहीं जुड़ जाएगा, तो बना देगा सोडियम नाइट्रेट NO3 सोडियम नाइट्रेट। और ये जो है ना क्लोरीन जो है ना ये आ जाएगा किसके साथ मेरे साथ, ये जो है ना सिल्वर के साथ, तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। और ये तीर नीचे की तरफ है ना, इसका मतलब होता है कि कोई ठोस पदार्थ बना, कोई अवक्षेप बना है। और एक बात आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो भाई मेरे यहाँ पे याद रखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी मेरे सेशन आपका सफेद मतलब उजला जो है ना आपका अवक्षेप मिलेगा। तो याद रखिएगा इसका रंग जो होता है मेरे सेशन कैसा होता है, सफेद होता है, उजला होता है, व्हाइट होता है। और सोडियम नाइट्रेट मेरे सेशन बनेगा NaNO3। कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे सेशन, लिखिएगा एग्जाम में 2 नंबर तो मिलबे करेगा, और 2 नंबर में पूछबे करता है। तो आप इसको लिखिए, तो कहेगा सर अर्थात भी लिखना पड़ेगा, नहीं अगर आप इसको लिखिएगा ना तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। अगर इसको लिख रहे हैं ना तो ये एग्जाम्पल हो गया काम। चानी चानी एकदम चानी काटा हो रहा जाऊ, तो चानी काटिएगा आप मेरे सेशन क्लास को शेयर कर दीजिए, मेरे सेशन क्लास को एक बार जमकर शेयर कर दीजिए, चानी कटना है तो शेयर कर दीजिए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखिए। भैया इसमें क्या होता है कि कोई अम्ल जो है किसी भस्म के साथ क्या करता है जी, अपक्रिया करता है, और आपका लवण और जल का निर्माण कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। आप ध्यान दीजिए मेरे से, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा इसका आंसर, वह अपक्रिया जिसमें कोई अम्ल जो है ना किसी भस्म के साथ जो है ना अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे जो है ना तो उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे शेषर ने HCl मेरे शेषर ने क्या है जी, अम्ल है, लेकिन कौन अम्ल है, ये मेरे शेषर ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हम लोग के पाचन तंत्र में हम लोग के पाचन तंत्र में आमाशय होता है जी, वहां पे पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसका pH मान का बात करें तो 1.0 होता है, 1 होता है। कोई सर ये सब काहे ला बताते रहते हैं, मेरे सेशन में बताते इसलिए ताकि आपको और पता चले, और आप ऐसे भी जानबे करते हैं और बताए भी है।
तो HCl क्या है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और आपका ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो ये आपका बनाता है जी सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जो है ना क्या है जी NaCl, और सोडियम क्लोराइड बाबू ये क्या बनेगा जी आपका ये लवण है, और ये जो है ना आपका H2O क्या है जी जल है, यानी पानी, यानी जल और पानी, और क्या बनेगा जी लवण बनेगा आपका अम्ल भस्म की अपक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा जो उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाएगा, सिंपल। तो लिखिएगा वो अपक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं उस उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, जिसमें आपका अम्ल HCl है और NOH क्या है जी भस्म है, रिएक्शन किया बना दिया सोडियम क्लोराइड लवण और आपका जल बन गया, हो गया। एग्जाम में यहाँ पे आएगा, ठोक दीजिएगा, मिल जाएगा कई नंबर, 2 नंबर मेरे स्टेशन। क्लास को शेयर कर दो मेरे स्टेशन जमकर अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे स्टेशन इस क्लास में जुड़कर जो है बेहतरीन तैयारी करेंगे, अब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में जाकर हल्का मचा देंगे मेरे स्टेशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बाबू, देखिए एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आएगा बाबू। क्वेश्चन 11 मार्क के धातु के साथ अम्ल की, अम्ल जो है ना गलत है, इस तरह होना चाहिए। धातु के साथ जो है ना अम्ल की अपक्रिया होने पर समानतः जो है ना कौन सी गैस निकलती है, एक समीकरण भी लिखिए, एक उदाहरण भी आपको लिखना है समीकरण के माध्यम से। तो हम आपको बताए थे जब धातु अम्ल के साथ या धातु अम्ल या जल के साथ में रिएक्शन करती है ना, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाती है जी, H2 गैस बनाती है। और एग्जाम्पल एक लिख देंगे, हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया के जो है ना, लिखिएगा धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस यानी H2 जो है ना निकलती है। जैसे आप ध्यान दीजिए समीकरण यहाँ पे, ये Mn क्या है जी मैग्नीज है, क्या मेरे स्टेशन मैग्नीज है। ये जो है ना आपका HCl के साथ, मेरे स्टेशन यहाँ HCl यानी आपके मेरे स्टेशन जो है ना, ये HCl क्या है जी अम्ल के साथ रिएक्शन किया बना दिया मैग्नीज क्लोराइड, Mg आपका Mg नहीं बल्कि MnCl2। अगर MgCl2 तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, तो MnCl2 आपका मैग्नीज क्लोराइड और आपका हाइड्रोजन गैस बन गया, सिंपल बात है। बताइए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और इतना में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्लास को मेरे सेशन में जमकर शेयर कर दीजिए, और सभी मेरे सेशन में हाइड्रोजन गैस बताइए कर रहे हैं, दिल गदगद हो जाता है जी मेरे सेशन इस तरह का आंसर आप लोगों का देखकर। चलिए मेरे शेर, अगला क्वेश्चन है, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कभी कभी 5 नंबर पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बाबू कि विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब आपको बताना है डिफरेंट क्या होता है जी आपका विस्थापन अपक्रिया में और द्विविस्थापन अपक्रिया, अंतर क्या होता है, किस तरह से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन है कि विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया में जो है ना क्या अंतर है, इन अपक्रियाओं के लिए जो है ना समीकरण भी लिखना है, एक एक समीकरण लिख देना है। तो बाबू आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विस्थापन अपक्रिया के बारे में समझिएगा। वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को जो है ना किसी दूसरे परमाणु के द्वारा जो है विस्थापित कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, तो उसे मेरे स्टेशन में क्या बोलते हैं जी, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। जैसे मेरे स्टेशन में हम लोग जिंक की अपक्रिया जो है ना आयरन सल्फेट के साथ कराते हैं, तो जिंक जो होता है बाबू वो लोहा से क्या होता है जी ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो जिंक कहेगा ए लोहा हटा ना तो उड़ा दे, अब हटा ना तो उड़ा दे, मतलब ए हट जाइए, साइड लग जाइए। देखिए पावरफुल रहेगा व्यक्ति तो क्या कहे हम हट जाते हैं, कुर्सी पर से ना उठ जाता है जी। तो ऐसे ही ये कहेगा अच्छा हम हुजूर हम जा रहे हैं आप आ जाइए। तो जिंक जो है ना आपके आयरन सल्फेट के साथ मेरे फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये जो है ना जिंक जो है ना लोहा से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये कहेगा हटो उधर जाओ, तो ये बना देगा जी जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, और लोहा कहेगा अरे हम अकेले हमारा भी टाइम आएगा, हमारा भी टाइम आएगा। ये आयरन बेचारा अलग जा गया। तो क्या हुआ जी जिंक जो है ना लोहा को क्या किया, आयरन को विस्थापित कर दिया, क्या होगा विस्थापन अपक्रिया। अब द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में कुछ समझना क्योंकि ये पूछा गया, आइए इसमें ध्यान। जबकि वह क्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं जी आदान प्रदान, वह क्रिया जिसमें 2 यौगिक जो 2 कंपाउंड जो ना अपने आयनों का क्या करते हैं मेरे स्टेशन आदान प्रदान एक्सचेंज करते हैं मेरे स्टेशन जो आदान प्रदान करके जो ना 2 नए यौगिक का जो है क्या करते हैं जी निर्माण करते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मेरे स्टेशन सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो है ना बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्शन करता है, तो भाई इसमें आयन का आदान प्रदान होता है। इस सोडियम जो है ना क्लोरीन के साथ कहेगा आजा हम कर लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, मित्र ध्यान दो ना, ये कहेगा हित बा ध्यान दो ना, तो ना ध्यान देंगे तुम्हारे समय आएगा, तो कहेगा ना ना हित हम ध्यान देते हैं। तो इस सोडियम जो है ना क्लोरीन के साथ जाएगा तो बना देगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इसी को नमक बोलते हैं। ये बोलेगा सल्फेट सुनो 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 इधर आओ ना, तो बात पता चलेगा दुख में रहेगा तो हम तुम्हारे साथ ना देंगे, कहेगा ना मित मान मेरे दोस्त मेरे शेर कैसे हम साथ छोड़ेंगे, अच्छा आ जाओ, तो बना देगा जी बेरियम सल्फेट। यानी क्या होगा भैया इसमें आयन का आदान प्रदान, आयन का एक्सचेंज हुआ। इस सोडियम क्लोरीन के साथ करेगा
अपोज आपका जो है इबेरियम सल्फेट के साथ, तो सोडियम क्लोराइड NaCl और आपका बेरियम सल्फेट बन गया। सिंपल बात है मेरे सर, कितना आसान है बताइए, आप लोगों को हार्ड लगता है सब मेरे सर ने लॉलीपॉप क्वेश्चन है पूछा जाता है, ये हम नहीं कहते, आप क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन देखिएगा ना सब लगेगा लाइने से छपल रहेगा, और कहिएगा सर कहाँ से देखेंगे, आपके नोट्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ये मेरे सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे सर ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए एक मेरे शेर कह रहा है ना जी, आएगा तो अबे करेगा, कह रहे तो कह रहे हैं, ध्यान रखना क्योंकि मेरे शेर ने ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये सब क्वेश्चन आपके साथ हम प्रेजेंट किए। निम्नलिखित पदों की वर्णन करें तथा प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, मतलब संक्षारण क्या है इसके बारे में लिखना है, और विकृत गंधितता क्या होता है इसके बारे में लिखना है, एक एक उदाहरण भी लेना, तो सिंपल बात है, ध्यान दीजिएगा। संक्षारण के बारे में लिखना शुरू किए, ध्यान दीजिएगा। जब धातुओं को जो है ना खुली छोड़ दी जाती है, जब धातुओं को मेरे शस्त्र लोहा टीन को मेरे शस्त्र अगर जो है ना खुली छोड़ दिया जाएगा हवा में, तो वही लिखा है जब धातुओं को खुली छोड़ दी जाती है तो वो अपने आसपास उपस्थित जो है ना अम्ल नमी वायु से जो है ना अपक्रिया करके रिएक्शन करके जो है ना संक्षारित हो जाती है, यानी उस पर जंग लग जाता है जी, संक्षारित हो जाती है, तो यह प्रक्रिया जो है ना मेरे शस्त्र क्या कहलाती है जी, संक्षारण कहलाती है। संक्षारण के रोकने के जो है निम्नलिखित उपाय है जी, धातुओं के सतह पर जस्तीकरण करके, यानी धातु के सतह पर जिंक की परत लगाकर जो है ना धातु को मेरे से संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। दूसरा आपका उपाय है जी, धातु के सतह पर तेल लगाकर, धातु के सतह पर ग्रीस लगाकर, ग्रीस पोंछ दीजिएगा, ना लगेगा आपका उसमें जंग, तो मेरे शस्त्र ने याद रखिएगा, धातु के सतह पर तेल लगाकर, धातु के सतह पर ग्रीस लगाकर मेरे शस्त्र ने क्या जी, धातु के संक्षारण को बचाया जा, मतलब धातु को जो है ना संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। मेरे शस्त्र क्लास को एक बार जमकर आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे शस्त्र क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, और पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया था विकृत जो है ना गंधिता क्या, आप ध्यान दीजिए। वासा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों को मेरे शस्त्र याद रखिएगा, वासा तथा जो है ना तेल से बने खाद्य पदार्थों ने खाने वाले जो पदार्थ रहते हैं, खाने वाली जो चीज रहते हैं, खाद्य पदार्थों में जो है ना उपचयन की क्रिया कारण यानी ऑक्सीडेशन के जो है ना क्रिया के कारण जो है ना जी, और रुचिकर यानी मतलब एक अलग प्रकार का जो है ना जी गंध, और रुचिकर जो है ना, और रुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना क्या करता है जी, आपका कहलाता है विकृत जो है ना गंधिता जो है ना कहलाती है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे वास्तविक भोजन में जो है एक विशेष प्रकार का जो है पदार्थ जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट जो है मिला देने से जो है पदार्थ को विकृत गंधिता होने से जो है बचाया जा सकता है। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आप सभी को देना पड़ेगा, हम याद कर चुके हैं कि क्या पूछना है, क्योंकि मेरे से पढ़ाते समय ये मत सोचिए कि सर जी का केवल दिमाग यहाँ पर रहता है, आपका कमेंट भी रहता है, आपके मेरे से बोर्ड एग्जाम पे भी हम नजर रखते हैं कि क्या मेरे से कौन कौन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कौन आपसे क्वेश्चन लास्ट में पूछता है इस पर भी नजर रखते हैं, और कौन कौन क्या कर रहा है उस पर भी हम नजर रखते हैं। तो ध्यान दीजिए, कमेंट में बात ना कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि करियर बनेगा बबुआ तो मेरे जो है ना आपका जो है ना भैया कोई साथ देगा, ना बनेगा करियर कोई ना साथ देगा, मारे गला सही से उड़ दिया देगा, तो ना जी पढ़िए अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे शेर, आइए। कोई सर ये तो पढ़े हैं, अरे पढ़े हैं तो मेरे शेर पढ़ना पड़ेगा, जब तक एग्जाम नहीं दे दीजिएगा तब तक पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो पढ़िए। क्वेश्चन है 14 नंबर कि जीवों के पोषण जो है ना, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है भैया, बताओ खाएंगे पिएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, अगर हड्डी उड्डी टूट गए नहीं खाइएगा, खोसी के काजी का बोले गोड़ी बोले तो टंगड़िया खाइए ना जल्दी से हड्डी जुड़ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, जीवों के संचालन जो है ना वृद्धि टूट फूट को रोकने आदि कार्य के लिए जो है ना जीवों को जो है ना ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे शरीर में एनर्जी ना रहेगा, ऊर्जा ना रहेगा, तो हमको कैसे पढ़ाएंगे, आपके अंदर अगर ऊर्जा ना रहेगा, जो जुनून ना रहेगा, तो कैसे आप पढ़िएगा। तो ध्यान दीजिए, जीवों के संचालन वृद्धि टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जो ना जीवों को जो ना ऊर्जा की क्या होती है जी, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की मेरे संज्ञा क्या होती है जी, जरूरत जो है ना होती है, जो पोषण की क्रिया से जो है ना जीव प्राप्त करते हैं, इसलिए सभी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, पोषण आवश्यक है, सिंपल बात है मेरे संज्ञा। और पूछा गया आपके एग्जाम में कहां पढ़े हो मेरे संज्ञा, इधर उधर, इधर ध्यान दीजिए, अच्छा होगा आपका भविष्य, ध्यान दीजिए। टॉपर बनना है तो ध्यान दीजिए, कर अच्छे से पढ़िए, मेरे सर ने टॉपर बनना है तो पढ़िए यहाँ पर ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू 15 नंबर, इसके बाद ऑब्जेक्टिव हम पूछेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है बाबू, पीत क्या है मनुष्य का पाचन तंत्र में, जो है इसका क्या महत्व है, इसका क्या इंपोर्टेंस है जी हम लोग के पाचन तंत्र में। आइए मेरे से देखते हैं यहाँ पे भैया पीत क्या हो, इसके बारे में पहले लिखिए, उत्तर लिखिएगा। पीत जो है ना गाढ़े हरे रंग का जो है ना क्षारीय द्रव होता है। आप कहिएगा सर पीत का रंग कैसन होला, तो हरियर हरियर ओढ़नी तो याद रहबे करता है, तो याद रखिएगा पीत जो होता है ना
हरे रंग का होता है। हरे रंग का जो है ना क्षारीय द्रव। कहेगा सर अम्लीय होता है कि क्षारीय? अरे भाई क्षारीय होता है, मतलब इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा पीत गाढ़े आपका जो है ना गाढ़े जो है हरे रंग का जो है क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 8.9 होता है। देखिए 7 से ज्यादा है तो एकदम क्षारीय है, और 8 दशमलव कितना होता है, 9 होता है इसका पीएच मान। जो युकृत, युकृत मतलब लीवर है भैया, लीवर मेरे जिगर का टुकड़ा, ध्यान दो। लीवर जो है ना, लीवर कोशिका से क्या होता है जी, सतराइत है। कहेगा सर लीवर कोशिका, अरे लीवर कोशिका से क्या सतराइत मतलब लीवर कोशिका से निकलता है, सतराइत होता है। मनुष्य के पाचन क्रिया में पित्त के निम्न महत्व है। पहला इसका महत्व है, पित्त अम्लीय कायम को जो है ना समाप्त करके क्या बनाता है जी, क्षारीय बना देता है। पित्त जो होता है ना अम्लीय कायम को मेरे समझ समाप्त कर देता है, नष्ट करके कहेगा क्षारीय बनता हो रहा तो क्षारीय बना देता है। पीत के लवणों जो है ना बेल आपके जो है ना आपके सल्ट्स जो है जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट जो तथा जो है ना सोडियम टाटाकोलेट जो है ना भोजन के जटिल वासा का क्या करता है जी, विखंडन उसको क्या करता है जी, तोड़ता है, तथा पाइसीकरण मेडिसिन पाइसीकरण कर देता है, जिससे भोजन का जो है ना वासा का मेडिसिन क्या हो जी, पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का जो है ना वासा का जो है ना पाचन होता है। आइए मेरे शेर, ये 15 क्वेश्चन था बबुआ, हम लोगों ने क्या कर लिया है जी, कंप्लीट कर लिया है। एक बार मेरे शेर आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि 12 क्वेश्चन तो हम पूछबे करेंगे, टेस्ट लेंगे, और एक लास्ट में पूछेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। तो पहले आप मेरे शेर ने लाइक नहीं किया तो लाइक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे शेर ने आप लोग शेयर भी कर दीजिए, कर दीजिए मेरे शेर ने, एक बार दिल से मेरे शेर ने आग लगा दीजिए, मेरे शेर ने जो है ना लाइक करके शेयर करके गर्दा गर्दा मचा दीजिए, बढ़ते हैं। आइए मेरे शेर, इसमें से तो 12 में 4 गो एग्जाम में रखल है बबुआ, आइबे करेगा 4 गो। तो आइए मेरे शेर, पहला क्वेश्चन है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे शेर याद रखिएगा, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो 3 परमाणु होते हैं। O3 कहाँ है? सी ऑप्शन में, शिष्या दो सब्जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लास को मेरे शेर ने आप लोग शेयर कर दीजिए, मेरे शेर ने जमकर शेयर कर दीजिए और गर्दा गर्दा मचा दीजिए, और आपसे भी अपना आंसर भी बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। सी ऑप्शन होगा, ईमानदारी से आपको आंसर बताना है कि कितना आप सही किए थे। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका भी जवाब देना है। तो वो 3 होता है ओजोन का। अगला क्वेश्चन में हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेरे शेर, अम्ल का राजा, किंग, एसिड का जो है ना राजा, अम्ल का राजा होता है जी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका उपयोग जो है ना बैटरी के रूप में किया जाता है, इसको हम लोग संक्षारक अम्ल बोलते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है ना H2SO4 होता है। मेरे शेर क्या होता है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या? अरे ना जी, देखिएगा, जानते हैं क्या होता है कि अगर बहन खाना बनाएंगे ना, नमक थोड़ा सा कम रहेगा ना, कैसी कैसी खाना बना देती है। अगर वही मेहरलुआ खाना बना ले रही, मतलब पत्नी बनाए लगे, तो कहा जी अच्छा लगा था, हाँ अगर तो खराबो लगे ना, ना 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 बहुत अच्छा बनैले बड़ू, तुम्हारा जैसा खाना केहू बनेबे ना करेला, कहा कहीं के डरे बोलबे ना करता है, डर लग जाता है। डरना नहीं है, नमक नहीं ना बोलो, नमक नहीं, नमक डालो, नहीं तो भैया कभी कभी बिना नमक डाले वो सब्जी बनाकर खिलाएगी, खाना पड़ेगा। भैया आदत नहीं लगाइए, ज्यादा प्यार मत कीजिए, नहीं तो प्यार जो है ना ज्यादा भारी पड़ जाएगा। तो प्यार से बचा के रखिए। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ऑप्शन क्या होगा जी, बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा बउआ। अगला क्वेश्चन है बउआ, ये देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या आता है? मोटी मेहरारू से, मतलब मोटी लड़की से शादी ना करना। कहेगा सर भड़का रहे, हमारा मन रहेगा मोटी लड़की से शादी करना, तो ना करेंगे, कर लेना बुर्बक, चीनी की बीमारी देखना मत हो जाए। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 O11 होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जो मोटी होती है चीनी की बीमारी होती है जी, मोटी होती है ऐसा नहीं जी, मोटी इसलिए होती है क्योंकि ज्यादा खाती पीती है जी। और लड़कियां जो है सबसे ज्यादा क्या खाती है जी, जानते हैं क्या खाती है? पानी पूरी। मार्केट में जाकर प्लेट लेकर खड़ा हो जाएगी, दीजिए भैया दीजिए दीजिए, ले लें। हाँ तो याद रखिएगा, C12H22 कहाँ है जी, बी ऑप्शन में। सब लोग बी तो बी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहेगा सर खाली हम लोग को बेइज्जती कर रहे हैं, थोड़ा लड़का सा को बेइज्जती कर दीजिए, और करेंगे, ध्यान दो। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेरे स्टेशन आई, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। मेरे स्टेशन मजाक लिख के बोलते हैं जी, आप इसको दिल बना ले तो अच्छा रहेगा, दिल बना लीजिए मेरे से। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बउआ? C6H12O6 होता है। ऑप्शन क्या होगा मेरे स्टेशन में? बी ऑप्शन होगा। करते करते मचा दो, शेयर कर दो मेरे से। ये संगमरमर, आगरा के ताजमहल कहाँ है जी? एक मनीष कश्यप जो है ना रिपोर्टर थे, बोले आगरा के ताजमहल कहाँ है? तो दिल्ली में। अरे चोनहर कहीं के दिल्ली में। बाकी आप लोग थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो, आगरा जो है ना, ये जो है ना ताजमहल जो है कहाँ है? आगरा का ताजमहल मतलब किस राज्य में पड़ता है जी? दिल्ली में पड़ता है कि यूपी में कि बिहार में पड़ता है? याद कमेंट करो, देखते हैं कौन बता रहा है जी। तो भाई संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, वो होता है काकोथीरी, काकोथीरी, CaCO3। इसी को हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, इसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को चौक बोलते हैं जी। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। सब लोग बताओ, आगरा का ताजमहल कौन राज्य में जी, कौन राज्य में है?
बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड सी होता है। तो कहा है जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। कहेगा सर तो बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, लेकिन बिना बूझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन का, चलिए वाह क्या बात है सर जी, यूपी में। हाँ अच्छा, चलिए ध्यान दीजिए। एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? एथिल अल्कोहल का, तो याद रखिएगा, एथिल अल्कोहल का रासायनिक C2H5OH होता है। C2H5OH ऑप्शन क्या होगा बबुआ? बी हो जाएगा। सब लोग भी याद हो, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे शेर, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र कौन है जी? तो मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4। कहा है जी? CH4, ऑप्शन सी में सब लोग सी याद हो। क्लास को शेयर करो मेरे शेर, शेयर कर दो, लाइक करो मेरे शेर, गर्दा मचा दो। नीला तो तुतिया, चुतिया नहीं जी, ध्यान रखना। बहुत गधा जो होता है कहता है चुतिया, यहाँ पढ़ देता नहीं। नीला तो तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, नीला तो तुतिया का सूत्र होता है COSO4 इंटू 5H2O। अब मेरे सेशन में ध्यान दीजिएगा, आप फंसीएगा नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। कहेगा सर कहाँ नहीं फंसेंगे, बताइए जल्दी से। ये ध्यान दीजिए, CuSO4 इंटू 5H2O। कहीं गलती से ऑप्शन में ही डाल CSO4 इंटू 2H2O और अब मार करा गए गुरुजी, गुरुजी सही बना करे ना बबुआ, गलती हो गए। कॉपर आता है, कैल्शियम ना रहता है जी, किस में? नीला तो तुतिया में, बी ऑप्शन होगा CSO4 इंटू 5H2O। ध्यान रखिएगा इस बतिया पर, इसलिए बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र है मेरे शेर। तो यूरिया नहटू को नहटू, NH2CO, NH2 नहटू, नहटू को CO से, C आओ से को ना हो जाएगी, कैसे के से को होगा? के ओ से को ना, CO से भी को, N से नो H, नहटू को नहटू। ऑप्शन कहाँ है जी? बी, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन लगा दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन आ गया आप इसका। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या आता है जी? फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक HCOOH होता है। HCOOH होता है। कहाँ है जी आपका जो है ना? HCOOH, ऑप्शन का हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये फॉर्मिक अम्ल जो है ना, चींटी के रंग में पाया जाता है। चींटी के रंग में, चींटी कटेंगे दर्द धगा रहे, अधिकतर लड़की से करेंगे ना, ओ माई ई काट ले रहे, चिल्लाते चिल्लाते जाएगी, मम्मी मम्मी काट ले। अरे एक चींटी काट ले इतना रोले, जब कोई काट देगा तो कितना रोएगी जी? सर जी काट देगा तो कैसे मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। अरे काटना फाड़ना मत किसी को, छोड़ देना। काहे चींटी काटेगी? चींटी काटेगी तो चींटी को दबा के मिसल देना, सब खत्म कर देने के बार में। पहले ही आप बताइए, मिसलिए के बाद में चींटी को आप बताइए 12 नंबर में कै गो नंबर लाए। अभी नहीं खाली जो है ना लड़की बताएंगे, सब कोई बताओ। ये बकलोलवा तुम भी बताओ, सब लोग बताओ यहाँ पे आंसर बताओ भैया, कै गो सही हुआ आप लोगों का। लास्ट में क्वेश्चन पूछने वाला है, बताना पड़ेगा आंसर, ना बताएगा तो समझ लीजिएगा कुछ ना करेंगे जी। आपको लगा कि सर जी क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे, लेकिन बताना पड़ेगा, प्यार से बताइए। बताइए मेरे से यहाँ 12 नंबर में कै नंबर? सर जी 10 नंबर। ये सब बकलोला दांच ही आ रहा, हंस रहा है। हंस मत बुआ, हंसला कि फंस दई जाओ तो मत हंस मत। सर जी आज का हंसी लगा रहे हैं? हंसी ना लगा रहे हैं जी, पूरा मूड में है आज पता होना चाहिए ना। पढ़ो पहले, बहुत मेहनत की है, पूरे रात भर मेहनत की है, इसलिए मूड में लग रहे हैं ना। अब जाकर खुशी हो रहा है कि अब सो जाएंगे जल्दी से, 5 घंटा सोएंगे, पूरे रात भर जगह लेना, इसलिए पूरा मूड में है। बता दो मेरे शेष कन्या क्या होगा जी? कहेगा सर 11 नंबर पर। सर जी 9 नंबर। गुरु जी अरे रो का है रहा जी, एक गलती हो गया तो क्या हो गया, सही कर लो बाद में। हाँ कहेगा सर अब आप बताइए तो क्या पूछ रहे थे लास्ट में? तो मेरे शेर हम पूछ रहे थे, अब बताइए। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनो 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 मेरे शेर शेर नया क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन भी हम आपको देते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, केवल ऑप्शन लिखेंगे। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन यानी H2। ऑप्शन सी में हम देते हैं नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी में देते हैं मेरे स्टेशन हम लोग दे देते जी का क्लोरीन। अब आप लोगों को मेरे स्टेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चिप्स की थैली में, जानते नहीं जी का है, टेढ़ा मेढ़ा दीजिए ना खा लें। अधिकतर जो ना देखिएगा लड़की सब टेढ़ा मेढ़ा पसंद करती, भुजिया कुछ कुछ। एक सर खाली लड़की लोग करते हैं, लड़कों लोग के मुंह से जो ना पानी कभी कभी निकलते रहता है, देखेगा ना लार लगा चुए। खरीदते ना पापा जी, खरीदिए ना, याद रखा फ्रूटी कलबरियात में, फ्रूटी बेटा कलबरियात में मिलेगा, पानी मुंह से मत करो, बर्दाश्त करो। तो मेरे से याद रखना, ये जो चिप्स की थैली में जो गैस भरी जाती है, आप लोगों को बताना है बबुआ कमेंट बॉक्स में, और सभी लोग बताइएगा, सबको हम कमेंट पढ़ते हैं। और ये भी बताइएगा कि आज वाला क्लास में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। आज वाला क्लास में जाना ज्यादा मजा है। देखिए कभी कभी मूड रहता है तो बोल देते हैं जी, ऐसा आप लोग मेरे से कभी बुरा मत मानिएगा। आप मेरे शेर और शेरनिया भैया, तो शेरनिया अगर मेरे से रूठिएगा तो कैसे काम चलेगा जी? प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है, इसको दिल पर ना ले मेरे से, दिल मेरे से आपका जो है ना बहुत बड़ा है।
कहेगा सर जी 150 ग्राम का, सर 250 ग्राम का नहीं, 150 ग्राम का, 250 ग्राम का दिल होता है। आप कह रहे कि बहुत बड़ा है। अरे वही में दिल में मेरे ससुर सबका जगह रखे, ये सबका रखना पड़ेगा। कहिएगा सर इसका जगह कहाँ रखेंगे, इसमें तो हम लोग जुड़ चुके हैं ना। तो जो नहीं जुड़े उसको बताओ कि जुड़ जाओ जल्दी से, 45 दिन में सब कुछ मिल जाएगा। एग्जाम में जाएगा तो हल्का मसा देगा, खजाना भी है जी इसमें। तो सभी मेरे सच ने अपने दोस्तों को भी बताइए, और आप लोग अपना इसी तरह प्यार बनाकर रखिए, और इसी तरह मेरे सच ने अपना जो है ना प्यार बनाए रखिए। चलिए मेरे सच मिलेंगे फिर आपके अगले क्लास में। याद रखिएगा शाम में डेट वाला क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री का पूरा डेट वाला क्वेश्चन, गर्दा गर्दा मचेगा जी। अरे सब कुछ मिलेगा, आप बर्दाश्त कीजिए ना। ये मत सोचिए कि सर देंगे छुट्टी मार देते हैं, छुट्टी ना मारते हैं जी, कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। तो मेरे शेयर हम फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मेरे शेयर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और गर्दा मचाते रहिए। मेरे शेयर याद रखना, मेरे शेयर याद रखना कि जो मेरे शेषन्या जो सरस्वती माँ है वो किसी को भी मेरे शेषन्या कभी जो है ना धोखा नहीं दिए, कभी भी मेरे शेषन्या धोखा नहीं दिए। तो अब अच्छे से पढ़िए, ये आपको मेरे शेषन्या आपको जो है ना मेरे शेषन्या मेहनत का जरूर फल मिलेगा, और सरस्वती माँ आपकी जरूर सफलता आपको शेषन्या दी। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा ताल का मसाने के लिए मेरे शेर। बस आप मेरे शेषन्या इस तरह पढ़ते रहिए ना। अभी बहुत कुछ चीजें, जनरल चैप्टर भी आपका स्टार्ट हो रहा है, उसमें तो और मजा आएगा, लेकिन मजा आएगा जी, बहुत ही मजा आएगा, गजब का मजा आएगा। तो चलिए मेरे शेर, बाकी लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास आज का कैसा लगा। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा बिलीव है कि आप सभी को बहुत ही मजा, मतलब मस्त लगा होगा जी, मजा आया होगा। ठीक है मेरे शेर, पढ़िए अच्छे तरीके से। अरे इतना इतना खाना खाओ, शरीर को मोटा करो, ताकि ताकि जो है ना तुम लोग ज्यादा समय तक लोग पढ़ पाओगे। और मम्मी जी से अपना बोल देना साहब कि मम्मी जी थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि खिलाइएगा पिलाइएगा तभी ना एग्जाम में टॉपर बनेंगे। तो ये नहीं कि खाली खाने के चक्कर में जो है ना खाली खाने का पेटू मत बन जाना, पढ़ने पर भी ध्यान देना, पेटू भी बनो लेकिन पढ़ो। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से खाना खा लीजिए भैया। अब कहिएगा सर इतना सवेरे खाना मिल जाएगा, अरे तो नहीं मिलेगा तो जगह बना के खाओ, लेकिन खाना तो पड़ेगा, और पढ़िए अच्छे तरीके से। चलिए मेरे से याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, और ये भी बताइए क्लास कैसा लगा आपको। आज तो बहुत मजा आएगा आप सभी को, पूरा यकीन है, ये पूरा कॉमेडी वाला क्लास था जी। चलिए मेरे सेशन है, बाय बाय।